नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पश्चिमी यूपी का दुर्दांत माफिया, एक क्रूर कातिल, मुख्तार का शूटर और कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर नाम कमाने वाला संजीव जीवा आज मिट्टी में मिल गया। शामली में उसके पैतृक गांव में संजीव जीवा का अंतिम संस्कार किया गया। गैंगस्टर के बेटे ने उसे मुखाग्नि दी और संजीव जीवा की पत्नी शाइस्ता की तरह आखिरी बार पति को देखने नहीं आई। दरअसल कल लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी। जौनपुर के शूटर विजय यादव ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद इस मामले पर जांच शुरू हो गई है। एसआईटी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं शूटर से एक मोबाइल भी बरामद किए जाने की खबर है। जबकि संजीव जीवा अब मिट्टी में मिल चुका है, उसका आतंक खाक हो चुका है। मिट्टी में मिला गैंगस्टर संजीव जीवा सुपुर्दे खाक। कभी जराइम की दुनिया में जिसका नाम गूंजता था, कभी पश्चिमी यूपी में जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, आज उसी जीवा की लाश उसके गांव पहुंची तो अपने ही अंतिम विदाई के लिए नहीं पहुंचे। न बीवी पहुंची, न तमाम लोग आए, बस बेटा और चंद करीबी लोग। लखनऊ कोर्ट में कुख्यात संजीव जीवा की हत्या के बाद दोपहर को पैतृक गांव आदमपुर में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे तुषार ने संजीव जीवा को मुखाग्नि दी। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने दुर्दांत जीवा के अंतिम संस्कार में चुनिंदा लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी। वहीं संजीव जीवा के मिट्टी में मिल जाने के बाद उसकी मां ने कहा कि जिसने जैसा किया उसे वैसी ही सजा मिली। मैं ये चाहूँ जैसा उन्होंने करा था उसे फल मिल गया, ठीक है। अब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरी बेटी के उसे बख्शा सरकार, और उसे मतलब कोई उसे न्याय चाहिए, बट वो अपने बच्चे पाल ले, बस ऐसा करे। लखनऊ में पोस्टमार्टम के बाद संजीव जीवा का शव शामली के लिए भेजा गया था। करीब 3:45 बजे शव गांव पहुंचा, जिसके बाद करीब 3:45 बजे शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि लोगों को रोके जाने से परिजन पुलिस प्रशासन पर खासा नाराज नजर आए, लेकिन दुर्दांत जीवा के खात्मे से तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से जीवा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। लखनऊ कोर्ट में पहुंची एसआईटी की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यहां पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। मर्डर केस की जांच ही एसआईटी कर रही है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। मर्डर केस की जांच में जो एसआईटी जुटी हुई है वो यहां पर पहुंची। बयान भी लिए गए उन पुलिस कर्मियों के जो चश्मदीद है, जो उस वक्त कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे, उनके बयान भी लिए गए एसआईटी की ओर से। और तमाम जो अहम पहलू हैं उन पर जांच चल रही है। एविडेंस जुटाने की भी कोशिश लगातार जारी है। संजीव जीवा को ठीक उसी तरह से मारा गया जैसे अतीक अशरफ को पुलिस सुरक्षा के बीच मारा गया था। फर्क बस इतना था कि अतीक अशरफ की हत्या मीडिया के सामने हुई, जबकि संजीव जीवा की हत्या जज के सामने हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या संजीव की हत्या किसी गैंगवार का नतीजा है? अतीक हत्याकांड की तर्ज पर यूपी में एक और माफिया को सरेआम मार दिया गया। नाम था संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा।
मेरठ का वो कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, जिसके नाम से खाकी भी खौफ खाती थी, उसे एक मामूली लड़के ने ठीक वैसे ही मार दिया जैसे अतीक और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और मारने वाले हमलावरों का कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। जीवा हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आपराधिक इतिहास क्या है, ये सब कुछ जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले जीवा की हत्या में जो चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है उसे जान लीजिए। जीवा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है। इसी रिवॉल्वर से बुधवार को आरोपी विजय पर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को गोलियों से छलनी करने का आरोप है। रिवॉल्वर के साथ पुलिस ने 6 गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं। इन 6 गोलियों में से 4 गोलियां जीवा को लगी थीं, जबकि एक गोली दीवार से टकराकर सिपाही के पैर को चीरती हुए निकल गई और एक गोली फर्श से टकराकर एक बच्ची को जा लगी। जीवा की हत्या लखनऊ में हुई और हड़कंप जौनपुर में मच गया। बनारस और आजमगढ़ के बीच स्थित जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली में खलबली मच गई, क्योंकि जीवा की हत्या का आरोपी विजय यादव इसी कोतवाली इलाके का रहने वाला था। विजय के बारे में पता चलते ही जौनपुर हेडक्वार्टर से डीएसपी गौरव वर्मा केराकत कोतवाली पुलिस के साथ विजय यादव के घर पहुंचे, जो कोतवाली से महज 8 किलोमीटर दूर है। विजय केराकत के सरकी सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। विजय के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उसके घर पहुंच गई। घर वालों से पूछताछ शुरू की। विजय के पिता किसान हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हल उठाने वाला हाथ कभी हथियार उठाएगा। पिता ने बेटे के बारे में बताना शुरू किया तो पुलिस भी दंग रह गई। लखनऊ कोर्ट में जीवा हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से नाम आ रहा है सामने, वो जौनपुर के केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के इसी सरकी सुल्तानपुर गांव का निवासी है विजय यादव। जौनपुर पुलिस की शुरुआती जांच में न कोई इसके ऊपर गंभीर बड़ा कोई आपराधिक इतिहास है। महज पुलिस के जो स्थानीय थाने में वो दर्ज है कोविड-19 का उल्लंघन समेत एक लड़की को भगाए जाने का जो है वो आरोप लगाए जाने का मामला अभी प्रकाश में आया। हालांकि पुलिस लगातार इस विषय पर जांच कर रही है। जब से यह हत्याकांड की सूचना आई है जौनपुर पुलिस में कि यहाँ विजय यादव का यहाँ पर गांव है, तब से जौनपुर पुलिस लगातार जो है उसके घर से लेके कस्बे में, बाजार में, सरकी सुल्तानपुर में लगातार पुलिस फोर्स चक्रमण कर रही है, पैदल मार्च कर रही है। इस विषय में लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। सोचिए जरा कि जिस लड़के के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस हो और एक लड़की को घर से भगाने का केस दर्ज हो, उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। विजय के पिता ने बताया कि उनका बेटा मुंबई स्थित टाटा कंपनी में काम करता था। बीते कुछ महीनों से लखनऊ आ गया था और घर वालों को जानकारी दी थी कि उसे लखनऊ में नौकरी मिल गई है। अब सवाल उठता है कि जिस घर का लाल माया नगरी के टाटा कंपनी में नौकरी करता था, आखिर वो उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक कुख्यात गैंगस्टर का शूटर कैसे बन बैठा? यही सवाल विजय के घर वालों से लेकर पुलिस तक को परेशान कर रही है। पहले तो उनके लिए टाटा कंपनी में काम करता था मुंबई में, 2 साल तक काम किया वहाँ पे। इसके बाद मार्च में यहाँ आया तो बोलता है कि पापा वहाँ पे जो कि पगार कम मिलता है, 10-12 हज़ार मिलता है, ड्यूटी बहुत मिल पड़ता है, 12 घंटा 8 घंटा, यही इधर ही कहीं देखेंगे, अगर काम मिलेगा तो हम करेंगे। तो आया तो लखनऊ और 5-6 बार गया था काम के तलाश में। तो आता था 2 दिन के बाद, तो फिर 4 दिन 5 दिन रहता था घर पे, फिर चला जाता था। ऐसे उसका आना जाना था। इसके बाद ये 10 तारीख को शादी था, 10 मई को, हमारे साले के लड़के का। उसी शादी में आया था। 11 तारीख को अपन क्या हुआ कि उसको मैं केराकत तक छोड़ा, बोला हमको ड्यूटी जाने का है, तो हम बोला जाओ। 11 तारीख के बाद से फिर कभी फ़ोन नहीं किया। हम लोग सब परेशान। किस तरह की ड्यूटी बताई थी लखनऊ में? ड्यूटी अपना ये जो जल पाइप वाला नहीं, जो ये जा रहा है टंकी वाला, यही में बोलता है, यही में हम काम कर रहा हूँ। विजय ने अपने पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। लखनऊ में वो किन लोगों के संपर्क में था, उसके घर वालों को पता नहीं था। वो यही समझ रहे थे कि बेटा नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन बेटा शायद अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। जीवा की हत्या के बाद उसकी बेटी अपने वकील के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और कोर्ट परिसर में पिता की हत्या किए जाने पर सवाल उठाए। इस हत्याकांड में एक बच्ची और पुलिसकर्मी समेत 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। अब पुलिस विजय से हत्या करवाने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। इस हत्याकांड में उसके साथ और कितने लोग शामिल थे, ये भी पुलिस जल्द से जल्द जानना चाहती है। उधर सीएम योगी ने भी इस मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है, जो हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई लापरवाही बरतने वाले 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। आज ही एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी और अब 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई लगातार एसआईटी जांच में जुटी हुई है। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं और जो कोर्ट की सुरक्षा में ये तैनात थे पुलिसकर्मी। ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभमणि, बताइए कौन से ये पुलिसकर्मी थे जिन्हें सस्पेंड किया गया, और जो चश्मदीद पुलिसकर्मी हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनके बयान भी दर्ज हुए हैं, बताइए। देखिए, एसआईटी एक तरफ अपनी जांच कर रही है। उन्होंने चश्मदीद पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। कल जो वारदात के वक्त वहां मौजूद थे, घटना स्थल का मुआयना किया है, एंट्री एग्जिट पॉइंट देखे हैं, कहाँ से जीवा आया था, कहाँ से जो बाकी बदमाश था वो कहाँ से आया गया था, इन सारी चीजों को एसआईटी ने देखा है। सुरक्षा का एक नया खाका तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर जो एलटीसी पर गए हुए थे, अपनी छुट्टी पर गए हुए थे, वो आए हैं वापस लौट के, और आते ही उन्होंने कार्रवाई की है। जो भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जो वहां सुरक्षा में तैनात थे। अब उसमें कुछ पीएसी के भी जवान हैं जिनके लिए पीएसी को लिखा जा रहा है कि आप भी उनको सस्पेंड करें। इनकी यहाँ पर लापरवाही पाई गई है। जीवा की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी जिनकी लापरवाही की बात सामने आई है। कुछ ही देर में ऑफिशियल इसका ऑर्डर जारी हो जाएगा कि 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है लापरवाही बरतने पर। क्या ऋषभमणि वहां पर एविडेंस भी जुटाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है एसआईटी, क्योंकि एसआईटी बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एसआईटी का विस्तृत काम है। वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कहाँ से आरोपी आया था, कहाँ से विक्टिम आया था, पुलिस वालों की जो ड्यूटीज थी क्या वो अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से निभा रहे थे, जो उनका पॉइंट था वहां पर वो तैनात थे या नहीं थे, विजय यादव का इतिहास क्या है, वो किससे जुड़ा हुआ है, उसको वेपन कहाँ से मिला, ऐसी तमाम जानकारी एसआईटी कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लगातार पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले ये 7 पुलिसकर्मी जिन्हें सस्पेंड किया गया है कोर्ट की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप इन पर लगा के, और ये पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको न्यूज 18 बता रहा है। कोर्ट की सुरक्षा में ये तैनात थे पुलिसकर्मी और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऋषभमणि जो जानकारी दे रहे थे। ऋषभमणि, क्या एसआईटी की टीम अब भी वहां मौजूद है या फिर यहां से निकल चुकी है एसआईटी की टीम? टीम अब कचहरी से निकल चुकी है। जो वारदात की जगह थी, दिन भर उन्होंने जो बयान दर्ज किए हैं और मौके पे जो डिटेल उन्होंने नोट की है उसका कंपाइलेशन किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कल या परसों, मतलब 2 दिन के अंदर एक एंट्रीम रिपोर्ट वो पहले शासन को सौंपेंगे। उनको 7 दिन का समय मिला हुआ है जांच पूरी करने के लिए, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं ऋषभमणि, फिलहाल आपको मैं रोकना चाहूंगी, आप लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जीवा की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है दुर्दांत अपराधियों की पेशी के मामले को लेकर। याचिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग यहां पर की गई है। कई घटनाओं का जिक्र यहां पर किया गया है। जो भी दुर्दांत अपराधी होते हैं, इन्हें जब पेश किया जाता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आने का डर पहले से रहता है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर पेशी होगी तो इस तरह के दुर्दांत अपराधियों पर हमला रोका जा सकेगा, क्योंकि गैंगवार इनके होते हैं, बहुत सारे लोगों से दुश्मनियां होती हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अब जीवा की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी लगाई गई है। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, कहां पर ये याचिका लगाई गई है, किसने ये याचिका लगाई है जिसमें ये मांग की गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो दुर्दांत अपराधियों की? देखिए, कोर्ट में पेशी के दौरान चाहे वो अपराधियों की सुरक्षा हमेशा से ही एक बहुत अहम विषय रही है, जिसको लेकर ये लगाई गई है याचिका। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से कुछ हत्याकांड उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे चित्रकूट जेल में मेराज और मुकीम काला मारे गए, बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है, गिरधारी उर्फ डॉक्टर की पुलिस कस्टडी में हत्या होती है राजधानी
लखनऊ में अतीक और अशरफ की भी पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान प्रयागराज में हत्या हो जाती है। और इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है कि ये सभी कहीं न्यायिक अभिरक्षा में थे या पुलिस अभिरक्षा में थे। यहाँ इनके इर्द गिर्द सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे, बावजूद इसके इन हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लिहाजा ये अब याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि सभी अपराधियों की, जो बड़े अपराधी हैं, उनको सुरक्षा दी जाए पेशी के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि त्रिपाठी, आपने विस्तार से जानकारी दी। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि एक मामूली सा कंपाउंडर कैसे खूंखार गैंगस्टर बन गया। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए। जिसके नाम से कांपता था पश्चिमी यूपी, पुलिस भी जिससे खाती थी खौफ, हत्या, अपहरण और किडनैपिंग जिसका धंधा था। खौफनाक गैंगस्टर के खापी यूपी के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की बुधवार को लखनऊ के कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा लखनऊ की जेल में बंद था, लेकिन आज जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था, तब 6 गोलियां मारकर कुख्यात बदमाश की जेल को खत्म कर दिया गया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा शामली का रहने वाला था। संजीव जीवा ने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कुछ ही दिन में संजीव का खौफ पूरे पश्चिमी यूपी में फैल गया था। इसके बाद वो पुलिस के लिए सिरदर्द बनता गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव का नाम सामने आया था। मुजफ्फरनगर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव आदमपुर का रहने वाला संजीव माहेश्वरी रोजाना सुबह 10 बजे शंकर दवाखाना पहुंचता, दवाएं पीसता और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देता। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। और फिर उसे एक दिन ने संजीव माहेश्वरी की जिंदगी बदल दी और वो बन गया संजीव उर्फ जीवा उर्फ डॉक्टर। संजीव जीवा के जरायम की दुनिया में आने की कहानी बेहद दिलचस्प है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा शुरुआती दिनों में एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था। संजीव की किस्मत उस दिन बदली जब उसे मालिक ने वसूली करने के लिए भेज दिया। बस उसी दिन से संजीव ने खुद की इबारत लिख डाली। संजीव जीवा उधार के पूरे पैसे लाकर मालिक के हाथ में रख देता। इसके बाद से उसका हौसला बढ़ता चला गया। साल 1992 में संजीव ने बड़ा हाथ मारा। उसने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने ऐसी फिरौती मांगी कि न सिर्फ यूपी और कोलकाता बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। संजीव जीवा ने व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। ये खबर आग की तरह शामली से निकलकर उस मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई, जहां सिर्फ गन्ने की ही नहीं बल्कि असलहों की भी खेती हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर के हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुंचा तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। पहली बार किसी शातिर डॉन का साथ मिलने पर संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वो जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया। अपराध की दुनिया के सभी दांवपेच सीखते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ा। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़ गए। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नजरों में छा चुका था। मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को
अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था। लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी, वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम देने लगा। संजीव जीवा का आपराधिक इतिहास एक तरह से पुलिस के लिए भी मिस्ट्री बन गया। जितने केस दर्ज हुए उससे कहीं अधिक वारदातों को उसने अंजाम दिया। संजीव जीवा पर कुल 24 केस दर्ज थे, जिनमें 10 फरवरी 1997 को बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या, फिर साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या उसके सबसे बड़े अपराधों में शामिल है। सालों तक पुलिस से आंख मिचौली करने के बाद कुछ साल पहले संजीव जीवा पुलिस के हत्थे चढ़ा। तभी से वो लखनऊ की जेल में बंद था। संजीव जीवा को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बागपत जेल में गुरु मुन्ना बजरंगी के मर्डर के बाद डॉक्टर उर्फ संजीव जीवा को भी मौत का खौफ सताने लगा था। और अब वो घड़ी भी आई जब इस दुर्दांत गैंगस्टर को अतीक अशरफ के अंदाज में पुलिस अभिरक्षा के बीच भरे कोर्ट रूम में मार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।